स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले खबर लेते हैं नैनीताल से, जहां पर देर रात भीषण अग्निकांड हुआ है। बड़ा बाजार मामू स्वीट्स के ऊपरी मंजिल में भीषण आग लगने के चलते पूरा घर राख हो गया। एक व्यक्ति की इसमें जलकर मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है, जिनको फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात 2 बजे अचानक घर में आग लगी। आनंद फानंद में लोगों को निकाला गया। एक दिव्यांग व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिससे उसकी मौत हो गई है। तो नैनीताल में भीषण आग से पूरा घर जलकर राख हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोगों को समय रहते बचा लिया गया है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। कहा यह जा रहा है कि देर रात ये आग लगी है। वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अब आग पर काबू पा लिया गया है और क्या किस तरह से लगी है आग? देखिए नीलू, ये कल देर रात यानी 2 बजे की घटना है और अचानक जो बड़ा बाजार इलाका है वहां पर काफी कंजेस्टेड एरिया है और वहां पर आग लग गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें एक जो दिव्यांग व्यक्ति था उसकी जलने से मौत हो गई थी और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन जिस तरह से आग लगने के कारणों के बारे में कहा जा रहा है, तो कई लोगों से वहां पर हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो ठंड के दौरान हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं वो एक आग का कारण हो सकता है। हालांकि आग पर जो फायर ब्रिगेड है उसने काबू पा लिया है, लेकिन जो घर है वो पूरी तरीके से जल चुका है और लाखों का नुकसान उस घर में हो चुका है। एक बात गौर करने की ये भी है कि जहां पर ये आग लगा है वहां पर पूरा जो बाजार बना हुआ है वो लकड़ी से बना हुआ है। अगर थोड़ी देर फायर ब्रिगेड करती या ये आग के बारे में देरी से सूचना पड़ती तो पूरे बाजार को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता था। चलिए वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वीरेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह से आग लगी वहां पर। हालांकि आग के कारणों का अब तक स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद ब्लोअर से या फिर जो वहां पर आग लगाई गई होगी सेकने के लिए, ठंड का मौसम है उसकी वजह से आग लग सकती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जी, आग अब पूरी तरह काबू में है, बुझा ली गई। थोड़ा देख रहे हैं हम अभी दोबारा जो है ये संभवतः हीटर वगैरह शायद वो इन्होंने ऑन ही रखा, इस वजह से ये आग लगी है। और इसमें एक जो पैरालिसिस थे। और बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। तो प्रदेश में कोरोना के 389 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 कोरोना संक्रमितों की मौत अब तक हो चुकी है। उत्तराखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 74,000 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 4,970 एक्टिव केस है। और कोरोना के फिर से बढ़ते प्रकोप के चलते कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर गंगा घाट हरिद्वार हर की पैड़ी पर प्रतिबंध होने के बावजूद आज श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान किया, जबकि हरिद्वार के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके बावजूद कुछ संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पहुंचे। इस तरह कोरोना पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ी और प्रशासन लाख पाबंदी लगाने के बावजूद हर की पैड़ी और अन्य गंगा घाटों पर जाने से और गंगा स्नान करने से श्रद्धालुओं को नहीं रोक पाया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि अस्थि विसर्जन और पिंड दान करने वाले श्रद्धालुओं को गंगा घाटों पर आने की छूट दी गई थी। स्नान के लिए ही आया हूँ घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत कम भीड़ है। जैसे नॉर्मल मेलों में होती है ना, कोविड-19 की वजह से इस मेले में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग आए हुए हैं। और क्या आज खास व्यवस्था देखी जा रही है यहाँ? पुलिस का बैरिकेडिंग है, चप्पे चप्पे पे निगरानी चेकिंग हो रही। कार्तिक पूर्णिमा है आज और उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और जैसा कि हर बार आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ होती होगी, और इस बार ऐसा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जो प्रशासन की तरफ से स्थगित किया गया है, उसी को फॉलो करते हुए हर की पौड़ी पे हमने ड्यूटी पॉइंट्स लगाए हुए। अभी अस्थि विसर्जन के लिए लोगों को अलाउ किया गया है और कुछ लोग जो भी गंगा आरती देखने आ रहे हैं वो अभी आए हैं, बाकी सभी लोगों को स्थगित किया गया। यहाँ पर कई लोग हैं जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वापस भी लौटाया जा रहा है, देखने में आ रहा है। बॉर्डर्स जो है वो हमारी सील की गई है और लोगों को बताया भी जा रहा है कि स्नान जो है ये स्थगित किया गया है।
हम रेगुलर बेसिस पे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि स्नान स्थगित हो रहा है, तो लोगों को वापस भी किया है। और हम आपको बता दें कि कल से कोरोना पर नई गाइडलाइंस आई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती की गई है। नाइट कर्फ्यू पर डीएम लेवल पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए या फिर नहीं, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। साथ ही राज्य में आने वाले सभी यात्रियों का थर्मल चेक भी होगा। उत्तराखंड आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि बीच में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे जरूरी किया गया है। सार्वजनिक आयोजन में 100 लोगों तक ही परमिशन मिली है, यानी कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, उसके लिए 100 से ज्यादा अगर 100 लोग हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और देहरादून से दीपांकर इन्हीं तमाम खबरों के साथ जुड़ा है। दीपांकर, सबसे पहले तो ये बताइए, चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और कोविड को लेकर तमाम तरह के नियम कानून बनाए गए थे, लेकिन हमने देखा हरिद्वार के हर की पैड़ी पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन की सख्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्कुल नीलू, कार्तिक पूर्णिमा का एक बड़ा स्नान होता है, पर्व स्नान होता है और इसमें हरिद्वार में बीते सालों में काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ देखने को मिलती है, लेकिन कोविड की वजह से प्रशासन ने वहाँ पर हरिद्वार के बॉर्डर सील किए हैं। लेकिन बावजूद इसके आपने देखा कि लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और बात प्रशासन की तरफ से ये की जा रही है कि अस्थि विसर्जन और जो पिंडदान के लिए यहाँ पर परमिशन दी गई है, स्नान नहीं हो सकता। ये सारे नियम कायदे कोविड के लिए किए गए थे ताकि कोविड की रोकथाम रहे, और ये स्नान कम से कम ये भी चेक करने के लिए थे कार्तिक पूर्णिमा के स्नान में कि अगर हम यहाँ पर इन्फोर्समेंट करते हैं फोर्स का, या यहाँ पर हम सील करते हैं बॉर्डर्स को, तो कुंभ जो आने वाला है 14 जनवरी को पहला पर्व स्नान होना है मकर संक्रांति का, कुंभ का, तो अब से लगभग 45 दिन के बाद वो स्नान होना है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी। तो प्रशासन के लिए एक बात तो साफ होती है आज की हालत को देखते हुए, जो सुबह के हालात दिखे, कि चुनौतीपूर्ण रहेगा कुंभ को निपटाना यहाँ पर 3.5 महीने, और श्रद्धा भारी पड़ती है, आस्था भारी पड़ती है, लोग जरूर आएंगे। तो अब जो ये 45 दिन रहेंगे 14 जनवरी मकर संक्रांति तक, प्रशासन के लिए हर दिन टेस्टिंग मोड में रहेगा कि हरिद्वार को टेस्ट चेक किया जाए कि कोविड का खतरा भी बढ़ रहा है और प्रशासन को कैसे वहां पर अलर्ट होना है। नीलू, बिल्कुल, आस्था भारी पड़ रही है। कोरोना पर पाबंदी थी कि हर की पैड़ी पर जाकर स्नान ना करें, इसके बावजूद वहां पर लोग पहुंचे हैं और शायद यही वजह है दीपांकर, एक तो अब कुंभ आने वाला है, उसको लेकर भी तैयारियां हैं, उसको लेकर भी चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने। तो क्या यही वजह रही कि अब नई गाइडलाइन को भी जारी किया गया है कि अभी से इसे जारी करके इस पे इंप्लीमेंट किया जाए? सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस आती है उसके बाद स्टेट अपनी गाइडलाइंस बनाता है, तो स्टेट की गाइडलाइंस में 2-4 बातें साफ है। पहली बात ये कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जहां बड़े शहरों में जो केस बढ़ रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग में भीड़ भाड़ ना हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फॉलो हो, मास्क पहन अगर कोई नहीं पहनता तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। दूसरी बात यह कि नाइट कर्फ्यू कहीं लगाना है या नहीं लगाना, यह फैसला डिस्ट्रिक्ट के डीएम करेंगे कि नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत है या नहीं। इसके अलावा जो सोशल गैदरिंग्स है, चाहे शादी समारोह है, कोई बड़ा आयोजन है, कोई फंक्शन है, वहाँ पर 100 लोगों से ज़्यादा की परमिशन अब नहीं मिलेगी। तो इन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार की कोशिश है, जो मुख्यमंत्री ने शनिवार को बैठक की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब कुंभ, इसके साथ सर्दी का सीजन और टूरिस्ट की आवाजाही, ये 3 चीजें ऐसी रहेंगी जो अगले 3-4 महीनों में चुनौतीपूर्ण रहेंगी। तो सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल अब बन के उभरी है वो है कुंभ का आयोजन, और कुंभ के आयोजन को किस तरीके से किया जाएगा वो आज कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के। कुंभ का आयोजन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 74,000 के पार पहुंच चुका है उत्तराखंड में कोरोना का जो आंकड़ा है। ऐसे में किस तरह से और किस हिसाब से अब कुंभ का जो पूरा आयोजन होगा उसको लेकर भी क्या कोई सेकंड प्लान तैयार किया गया है कि अगर कोरोना कम नहीं होता है तो फिर किस तरह से कुंभ को आगे ले जाया जाएगा? बिल्कुल, कुंभ सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार ने इस अब से 3-4 महीने जब पहले बैठकें हुई कुंभ को लेकर, तो बात ये कही गई थी कि अखाड़ों के साथ फरवरी में बैठक होगी और फरवरी में तय होगा कि कुंभ का स्वरूप कैसा होगा। लेकिन अगर 30 तारीख नवंबर को हालात इस तरीके के हैं कि 75,000 के आसपास केस पहुंचने को है, दिल्ली जैसे बड़े शहर इस वक्त कोरोना की भयंकर दोबारा से चपेट में है, तो ऐसे में कुंभ का आयोजन बहुत बड़े स्वरूप में हो पाएगा इसकी संभावनाएं बेहद कम है। लेकिन बावजूद इसके अगर कुंभ के आस्था के तौर पर उसका आयोजन होना है,
परंपरा के तौर पर उसका आयोजन होना है, तब अखाड़ा और सरकार को बेहद गंभीरता से इस पर विचार करना होगा कि वहां पर कितने लोग पहुंचेंगे, संख्या क्या रहेगी, और 3.5 महीने एक बड़ी चुनौती जरूर रहेगी। नीलू, बिल्कुल, आस्था, परंपरा और कोरोना के बीच सामंजस्य किस तरह से प्रशासन बैठाती है, सरकार बैठाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और साल 2021 में होने जा रहे महाकुंभ की रूपरेखा अब बदलती हुई नजर आ रही है। कोरोना महामारी के चलते इस बार होने वाला महाकुंभ 10,000 पुलिस जवानों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, जिसको अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कुंभ में भेजा जाएगा। 2010 में आए कुंभ में करीब 20,000 पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन कोरोना महामारी में श्रद्धालुओं के आंकलन को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से पुलिस बल कम रखा गया है। वहीं पुलिस जवानों में कोरोना महामारी ना फैले, इसके लिए भी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। और इस समय पहला मौका होगा जब पुलिस फेस शील्ड, मास्क, पीपी किट और सैनिटाइजर के साथ महाकुंभ ड्यूटी में तैनात होगी। यद्यपि इसमें काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और बाकी राज्यों का भी होता है, तो उन संख्या को देखते हुए ये 10,000 से ज़्यादा हमारी पुलिस फोर्स रहेगी। लेकिन हम लोग इसमें पब्लिक को भी, खासकर जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में है या सिविल डिफेंस के रूप में है, इनका भी पुलिसिंग में विशेषकर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट में यूज़ किया जाएगा। और कोविड-19 के चलते इस साल IIT रुड़की का 20वां दीक्षांत समारोह वर्चुअल किया जाएगा, जिसमें 1889 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। वर्चुअल दीक्षांत समारोह में 939 अंडर ग्रेजुएट, 677 पोस्ट ग्रेजुएट और 273 PhD पाठ्यक्रमों के छात्रों को डिग्री दी गई। वहीं इस साल 71 मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी दिए गए। और आज भव्य परेड के साथ राज्य के डीजीपी अनिल रतूड़ी जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। वहीं आज ही पुलिस लाइन में डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार राज्य पुलिस के मुखिया के तौर पर आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लेंगे। राज्य गठन के बाद डीजीपी अनिल रतूड़ी तीसरे ऐसे डीजीपी होंगे जिनकी विदाई भव्य परेड के साथ होगी। इससे पहले अशोक कांत शरण, कंचन चौधरी भट्टाचार्य के रिटायरमेंट के समय ये परेड हुई है। देखिए, डीजीपी साहब का कल रिटायरमेंट है और एक पुलिस का ट्रेडिशन रहा है कि जब डीजीपी रिटायर करते हैं तो उनको एक फेयरवेल परेड हम लोग देते हैं। कल रहेगी परेड, 10 बजे का समय है। डीजीपी साहब आएंगे, सैल्यूट लेंगे, परेड का निरीक्षण करेंगे और इसमें टोटल 6 कंपनियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें जो हमारी नई ASP है रेखा, वो इसको कमांड कर। और हरिद्वार से खबर है, यहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत आज स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल पर मंदिर का शिलान्यास करेंगे। सीएम सद्गुरु देव स्मृति सभागार का भी उद्घाटन करेंगे। इस सभागार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के जीवन से संबंधित चित्रों का संकलन किया गया है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी भारत माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। वहीं रविवार को ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष स्वामी अवधेशानंद गिरी ने समाधि स्थल परिसर में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा का 2 दिवसीय दौरा पार्टी संगठन और खासतौर पर बंशीधर भगत को नई ऊर्जा दे गया। दोनों ही नेताओं ने संगठन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इसके बूते 2022 से पहले से भी अधिक बहुमत के साथ भाजपा की वापसी होगी। उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी सांसद रेखा वर्मा ने 2 दिनों के प्रवास के पहले दिन उत्तराखंड में पार्टी संगठन की गतिविधियों को परखा, तो दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित दौरे का खाका खींचने में बिताया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश संगठन से लेकर सरकार के मुखिया तक से बातचीत की। जाते जाते दोनों ही नेता पार्टी कमांडर बंशीधर भगत की पीठ थपथपाना नहीं भूले। प्रदेश प्रभारी ने कहा, अन्य प्रदेश भी देखे, लेकिन उत्तराखंड में सरकार और संगठन के बीच जैसा सामंजस्य है वो अभूतपूर्व है। उत्तराखंड के अंदर सभी मिलकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम गए, उनके विचारों से भी आदान प्रदान हुआ। सत्ता और संगठन का क्या सामंजस्य होता है, इसका एक अद्भुत उदाहरण उत्तराखंड में देखने के लिए मिला है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पे हम सब लोग बैठ के चर्चा की है और बहुत अच्छा संगठन है हमारा उत्तराखंड में, और जितनी सराहना की जाए संगठन की कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर कोई भी कमी है तो उस पे विचार करके संगठन कैसे और मजबूत हो उस पे काम करना है। उत्तराखंड का पहला दौरा
दौरे में जोरदार स्वागत और पार्टी वर्कर्स का हुजूम देख गदगद नजर आए दुष्यंत कुमार ने पार्टी संगठन को बिहार चुनाव और बाई इलेक्शन में मिली जीत को याद दिलाते हुए कहा कि वो 60 के पार सीटों के लिए जी जान से जुट जाएं। वहीं बीजेपी के नेता भी दौरे को पॉजिटिव एनर्जी देने वाला बता रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा उन्होंने अपने दौरे में जनता की नब्ज को भी टटोला और उस पर भी उनका निष्कर्ष था कि उत्तराखंड की जनता वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहरहाल आए तो दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बहाने थे, लेकिन फोकस उनका संगठन पर ही ज्यादा रहा। दिल्ली पहुंचकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को दौरे से पहले उत्तराखंड में सरकार और संगठन के कामकाज का फीडबैक देंगे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नई टिहरी के बौराड़ी बाजार में एक व्यापारी ने पुलिस पर जबरन मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि व्यापारी पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेसी नेता याकूब सिद्दीकी का भाई है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर थाने लेकर गई। वहीं याकूब सिद्दीकी ने गिरफ्तारी को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस का कहना है कि व्यापारी द्वारा पहले उनके एक दरोगा के साथ अभद्रता की गई और उसके बाद मारपीट की गई, जिसके बाद व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरोगा जी के साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू किया, मारपिटाई शुरू की। उसके बाद उसके भाई भी वहाँ पे आ गए थे, याकूब सिद्दीकी आदि, उनके द्वारा भी दुर्व्यवहार किया गया। वो फिर हम लोगों को सूचना दी, फिर मैं भी मौके पे पहुँच गया था और अब्बास अहमद को गिरफ्तार, फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा कार्रवाई कायम कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब नशे के खिलाफ आम लोगों को भी जोड़ने का फैसला किया है और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। ऐप के जरिए आम आदमी भी नशे और तस्करी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेगा। अरुण मोहन जोशी ने ऑपरेशन सत्य को सफल बताते हुए इसे आगे भी जारी रखने को कहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सत्य के तहत पुलिस ने 143 मुकदमे दर्ज किए हैं और 151 लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही 860 लोगों की काउंसलिंग भी कराई गई और करीब 2 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पुलिस ने जब्त भी किया है। पर हम नशे के जो कारोबार है इसको जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इसको लेकर के तमाम एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसी में एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम लोग इसके लिए एक ऐप तैयार करें और उस पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसपे कि लोग सीधे जुड़ सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस से शेयर कर सकते हैं। और सर्दियां आते ही पहाड़ सफेद लिबास में लिपटे नजर आ रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ इन दिनों अपनी खूबसूरती और अपनी छटा बिखेर रहा है। इन मनोरम नजारों का दीदार करने के लिए कई राज्यों से पर्यटक इन दिनों उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। उत्तरकाशी में भी कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और उत्तरकाशी में 3000 की ऊंचाई पर बसे डोडीताल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पर्यटक डोडीताल की खूबसूरती को देख अभिभूत हो रहे हैं। वहीं डोडीताल पहुंचने के लिए बर्फ का पैदल ट्रक पर्यटकों को रोमांचित कर रहा है। We are having lot of fun and this is my first time and I'm enjoying and I love this place Agoda and I love the people and the food and everything. अस्सी गंगा घाटी में अस्सी गंगा का उद्गम स्थल करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और यह धार्मिक और पर्यटन दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोडीताल को गणेश जन्मभूमि भी कहा जाता है। ऐसे में टूरिस्ट यहाँ स्थानीय युवाओं के होम स्टेज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। डोडीताल की खूबसूरत वादियाँ अंगोड़ा से डोडीताल तक करीब 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इन दिनों पर्यटक बर्फ में ट्रैकिंग के रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। We are getting a beautiful snowfall in Agoda, near to Agoda, and the climate is really very beautiful and it's drizzling, and we are feeling very excited to see the snowfall, and it's really very pleasant. डोडीताल में शीतकालीन पर्यटन के नजरिए से अपार संभावना है और इस सीजन में ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज 18 उत्तरकाशी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।